हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और दुआ करते हैं आप मेहनत में सफल भी हों। तो आ गया अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ईथर की लास्ट प्रिपरेशन बचती है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से कैसे दो तरीके हैं मेनली कि या तो डिहाइड्रेशन कर दो या फिर डाइजोमीथेन से उसकी रिएक्शन करवा दो। ये बहुत रेयर मिलेगी आपको बुक्स में, कोई बहुत अच्छी किताब हो तो उसमें मिल जाएगी, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक, तो डिहाइड्रेशन से कैसे कि अपने को पता है ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो काम चल जाएगा आपका 413 केल्विन में भी। अगर आपने यूज किया Al2O3, हाँ बिल्कुल यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसकी बजाय तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी एसिडिटी कम है इसके मुकाबले। क्लियर, यहाँ पे 413, इधर 533 केल्विन। तो क्या करना है, सिंपल डिहाइड्रेशन करना है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर Al2O3 के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ईथर। ठीक, यहां पे इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। एक तो अपने को ये पता चल गया कि एक ही सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ईथर है ये, क्योंकि अगर मैं इसको R मानूं और इसको R डैश मानूं तो यहां पे R इक्वल टू R डैश है। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्सी इथेन। ठीक, एक तो ये तरीका है कैसे कि अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 413 डिग्री केल्विन, सॉरी 413 केल्विन या Al2O3 या 533 केल्विन पे डिहाइड्रेशन करवा दो तो भी क्या हो जाएगा, ईथर फॉर्मेशन हो जाएगी। एक बहुत ही थोड़ा अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाना जरूरी समझा मैंने कि डाइजोमीथेन कि ये अल्कोहल है और यहाँ पे ना N2 जैसे हम बोलते हैं ना इसको डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन BDS, ये N2 और ये X, इसी को तो बोलते थे BDS, क्या क्या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये डाइजोनियम वर्ड आया है N2 से, ठीक ठीक है। तो ये डाइजोनियम वही डाइजो यहां पे है, डाइजो मतलब दो N होंगे और मीथेन। क्लियर, तो ये है डाइजोमीथेन और यहां पे क्या है, फ्लोरो बोरिक एसिड। ठीक, अल्कोहल को किस रिएक्ट करवाना है, डाइजोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड। ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी में चैप्टर 14 अमाइंस में, दोबारा भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कुछ सेक्शंस, ये वहां पे डाइजेशन में भी काम आएगा। तो अल्कोहल और डाइजोमीथेन को रिएक्ट करवाना है फ्लोरोबोरिक एसिड से तो क्या फिर से फॉर्मेशन हो जाएगी, ईथर। अब इसको हम सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे R है, अपने को नहीं पता यहाँ पे CH3 है, CH2 CH3 नहीं जानते। लेकिन खास बात क्या है यहाँ पे कि नाइट्रोजन गैस यहाँ से एस्केप हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ये गैस लिख लो, नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो रही है, कुछ नहीं किया, सिंपल अल्कोहल को डाइजोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड क्या फॉर्मेशन हुई, ईथर और नाइट्रोजन गैस। ऐसे इसमें अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन, Al2O3 533 लगेगा तो वहां पे फॉर्मेशन हुई ईथर की। ऐसे ही मतलब दो तरह से डिहाइड्रेशन और डाइजोथेन। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ ईथर की। नेक्स्ट पे आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज कैसे कि वो किस तरह की रिएक्शन शो करेगा बाकी और रिएजेंट के साथ या कोई मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे पहले देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम सब जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं RMgX। R कोई एल्काइल ग्रुप है, ये मैग्नीशियम मेटल है और ये हैलोजन है। इसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक, क्या है RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंपली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोला जाता है। तो ये है RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है ईथर। ठीक, इसको जब रिएक्ट करवाओगे ना तो अपने को एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये R2 मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग चीज है, नहीं, ये इन्हीं में से निकल के जुड़ रहा है ना। हाँ, ये इन्हीं में से निकल के जुड़ रहा है।
तो यहाँ पे अपने को सिंपल कैसा दिख रहा है, एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है, सिंपल, कोई घबराने वाली बात नहीं, सिंपल ऐड हो रहा है, जो भी चीज है वो जाके उससे जुड़ जाएगी। अच्छा, अगर वो हाइड्रोजन आयोडाइड HI से कैसे रिएक्ट करेगा, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक तो वो लिमिटेड में हो और एक हो वो एक्सेस में। इस वाले केस में क्या है, लिमिटेड, और यहां पे क्या है, एक्सेस। ईथर रिएक्ट किया हाइड्रोजन आयोडाइड से, लिमिटेड था तो क्या बन गया, अल्कोहल। ये लो भैया, अल्कोहल की एक और प्रिपरेशन मिल गई, और यहां पे क्या मिल गया, अल्काइल हैलाइड। मेरे ख्याल से रिएक्शन अपन ने देखी है ना, इसका उल्टा पड़ा हुआ है हमने। अच्छा, एक्सेस में करोगे तो भाई हाइड्राइड की तो कोई कमी नहीं है, तो 2 अल्काइल हैलाइड और साथ में पानी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेड में अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड, एक्सेस में केवल अल्काइल हैलाइड एंड वाटर। ठीक है, अब इस केस में भी यहां पे किसमें है, लिमिटेड में, मैक्सिमम केस में लिमिटेड में ही मिलेगा। तो लिमिटेड में क्या बनाएगा, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड। ये थोड़ी सी जगह का मैं बताना चाहूं मैं कैसे फॉर्मेशन होगी इसकी। यहां पे देख लीजिए क्या है, देखना CH3O CH3, तो यहां से इसको मैं H+ देना चाहूं तो कुछ ऐसा बनेगा कि CH3O प्लस H और CH3। अब इस तरह का कंपाउंड ये बना लेगा। अब इस पे आके अटैक करेगा आयोडीन। ठीक, अब या तो ये हो सकता है कि ये यहां पर तो खैर बराबर है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो या तो ये वाला पोर्शन टूट जाए और CH3OH लेके बाहर और ये CH3I लेके बाहर ये हो जाए, या फिर ये वाला पोर्शन निकल जाए, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जो छोटी चेन होगी उसके साथ आयोडीन आएगा और जो थोड़ी बड़ी चेन होगी उसके साथ अल्कोहल आएगा। क्लियर, यहां तक की कहानी समझ में आ गई, चले आगे। इसी की कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि यहां पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, अभी आपको भी होने वाली है। कैसे कि ये ईथर है, हाँ जी ईथर है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, बिल्कुल है। एसिडिक मीडियम में क्या किया हमने, इसको यहाँ पे वही H+ आके जुड़ जाएगा, है ना, और यहाँ पे अल्कोहल और आयोडीन का प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि छोटे वाले के साथ आई आएगा, बड़े वाले के साथ OH आएगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। तो वहां पे मैं लिखना भूल गया था, थोड़ा सा माफी चाहता हूं। वहां पे वो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर देती है, ध्यान रखना। ठीक, डिपेंड करता है SN1 या SN2 पे कि वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी। अगर SN1 बनता है, अगर SN1 बनता है या SN1 मैकेनिज्म जाता है, तो वहां पे आयोडीन बड़े वाले के साथ आएगा और OH स्मॉल वाले के साथ। और अगर SN2 बनता है तो आयोडीन स्मॉल वाले के साथ आएगा और OH बड़े वाले के साथ। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें, मैंने कोशिश भी करी काफी हद तक मैं थोड़ा सा आपको बिठा सकूं दिमाग में। देखो ये ईथर है, यहाँ पे एनहाइड्राइड HI है और यहाँ पे 57% HI है। अगर एनहाइड्राइड HI होगा तो ये मैकेनिज्म जाएगी SN2 में, और 57% HI होगा तो SN1 में। इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, वहां पे SN1 SN2 आपको नहीं बताया जाएगा, वहां पे आपको कोई ना कोई हिंट जरूर दिया जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया SN2 में आई जाएगा स्मॉल के साथ, तो ये आ गया छोटे वाले के साथ, और OH जाएगा बड़े के साथ, तो बड़े के साथ OH आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पे HI यहाँ पे SN1 में है, तो SN1 में मैंने बताया आई जाएगा बड़े वाले के साथ, यानी कि ये रहा भैया, और SN1 में आएगा OH स्मॉल के साथ, तो ये रहा। प्लीज कंफ्यूजन ना करें, किसी एक को याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। या तो SN1 में याद रख ले कि आई बड़ा OH छोटा, ऐसे याद रख ले, तो इसका उल्टा कर दोगे तो SN2 का आ जाना है। किसी एक को आप या ध्यान में रख सकते हैं, किसी भी एक को, है ना। और SN1 SN2 आप थोड़ी टेंशन ना लें, एग्जाम में आपको हिंट मिल जाएगा या उसमें बताया होगा ये थ्रू SN2, मतलब क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें ऊपर कई लिखा होता है SN2 या SN1, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं साला ये गलत पढ़ाता है, अरे गलत नहीं भैया, यही कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं मानता हूं थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि SN1 में आई बड़े के साथ और OH छोटे के साथ, एक का याद रख लो, दूसरे का ऑटोमेटिक, भाई एक में बड़े के साथ गया तो एक में छोटे के साथ जाएगा, है ना।
यही कहानी अगर इसमें हो एराइल ग्रुप में है तो ये भी इथर ही, ये रिचेन, ये ऑक्सीजन, ये रिचेन, यहाँ पे रेट करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, और भाई साहब फिनॉल। और सिंपल सी बात है यार, एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी क्या है कि ये वाला बॉन्ड टूट नहीं सकता है ना, कि यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता CH3OH, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड क्लेवेज के कारण नहीं हो सकती यहाँ पे क्लेवेज। क्यों? क्योंकि जब ये रेजोनेंस में जाएगा ना, रेजोनेंस में, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट आएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड गेट पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट ड्यू टू कंजुगेशन। तो ये वाला बॉन्ड तो टूट नहीं सकता, नहीं टूटेगा तो इसके साथ कभी भी ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। अगर मैं ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट ये क्यों नहीं बना, यहाँ पे SN1 SN2 का कोई चक्कर नहीं है, देखना कुछ बच्चे ये नहीं सोच रहे कि ये बनना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पे ये वाला बॉन्ड नहीं टूट सकता, ये वाला उसका बॉन्ड नहीं टूट सकता। तो क्या होगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे I, यहाँ पे फिनॉल और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। वेरी गुड। तो इसकी मैकेनिज्म जान लेते हैं। मैकेनिज्म इसकी वैसे तो मैं छोटे छोटे पार्ट में करवा चुका हूं, लेकिन थोड़ी सी ब्रीफ में समझनी जरूरी है कि ये ईथर है, ईथर से यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड का एक्ट होगा क्या यहाँ पे कि HI का बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या बनेगा, H+ और I नेगेटिव, ये जाके एक्ट करेगा इस पार्ट पे, यहाँ पे कैटायन फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे ये आयन बाहर निकल जाएगा आयोडीन का। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नेगेटिव चार्ज लेके इस पे एडिशन जैसा दिखेगा अपने को, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये बाहर अलग और ये बाहर ये अलग, फिर अगेन एक HI का मॉलिक्यूल आया HI, है ना, ये फिर से टूटेगा। अब ये वाला H तो जाके यहां जुड़ गया और कुछ यहाँ पे कैटायन बना दिया, और ये I बेचारा बाहर ही घूम रहा है ऐसे खुले में, तो यहां से है ना H2O बाहर निकाल दो पानी, ये रहा, और यहाँ पे बचा क्या, ये मिल गया अपने को एल्काइल हैलाइड। यानी कि यहाँ पे ये एक्सेस में था ना HI कहीं भी देखो वहीं जहां जरूरत पड़ रही वहीं HI आ जा रहा है, तो ये कहानी किसकी है, एक्सेस की, ठीक। और लिमिटेड वाली में बता चुका हूं। अब चलते हैं रिएक्शन विद Cl2, काफी इंपॉर्टेंट है ये ईथर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पर भी Cl है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ और है, यहाँ प्रोडक्ट कुछ और है, ड्यू टू लाइट एंड डार्क, ठीक। और ये लाइट वो नहीं है यार, आपने CFL जला दी तो लाइट आ गई, ये लाइट है Hν इक्वल टू Hν इक्वल टू Hν, सॉरी, लाइट सनलाइट, मतलब यहां पे बात अगेन सॉरी, तो यहां पे लाइट आ रही है सनलाइट, उसके कारण यहां पे क्या बन रहा है, परक्लोरो ईथर, ठीक। अगर लाइट है तो परक्लोरो ईथर, और अगर डार्क है तो सिंपल ये कंपाउंड बन रहा है ना। यहाँ पे ये कुछ ईथर जैसा दिख रहा है, बस यहाँ पे एक Cl आके जुड़ गया है, ठीक। इसमें क्या, इसको परक्लोरो ईथर क्यों बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि जिसके पास भी जितनी जरूरत है हाइड्रोजन की उतने ही यहाँ पे ईथर है। देखना अगर इसको मैं कंपेयर करूं, देखना यहाँ पे एक कार्बन होना चाहिए तो उसके पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ पे फिर 2 होने चाहिए और यहाँ पे 3 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ नहीं सकता, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो 3 है, क्लियर। तो यहाँ पे कहानी क्या चल रही है कि जहां जहां पे हाइड्रोजन आना चाहिए था वहां पे क्लोरीन आके जुड़ गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं कि परक्लोरो ईथर। जहां पे हाइड्रोजन जुड़ती वहीं पे हर एक जगह पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, परक्लोरो ईथर, है ना। ऐसे कहते हैं पर पीस हर एक पे, तो वही चीज परक्लोरो ईथर, क्लियर। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप। और आज के लिए इतना ही, आगे चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में।